सारथी। नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज स्पेशल रिपोर्ट में हम कुछ खास और अहम खबरों का जिक्र करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे देश में लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता संभालने के बाद एनडीए सरकार का क्या आगे का रोड मैप है। और साथ ही हम बात करेंगे रामकथा के दौरान सीएम योगी ने कहा, जो लोग समाज और राष्ट्र को तोड़ने का प्रयास करते हैं उनका अंत इतिहास में मारीच और रावण जैसा होता है। और उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों और रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा दावा हम आपको दिखाएंगे। और चलते चलते बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जनता, जहां एक तरफ बिजली कटौती से जूझ रही है, वहीं इसको लेकर विभाग कितना गंभीर है। अब खबरें चलते हैं और अब खबरें विस्तार से। तो पहली अहम रिपोर्ट का रुख करते हैं। देश में लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता संभालने के बाद एनडीए सरकार अपने अगले चरण के एजेंडे को लेकर पूरी तरह से सक्रिय दिखाई दे रही है। तीसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने आपको बता दें 2 साल पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए नेताओं की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि देश में विकास की रफ्तार अब और तेज होगी। प्रधानमंत्री ने जहां एनडीए को सुशासन और विकास का मॉडल बताया, वहीं कांग्रेस पर भी तीखा निशाना साधा। देश में लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता संभालने के बाद एनडीए सरकार अपने अगले चरण के एजेंडे को लेकर सक्रिय दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए नेताओं की बैठक में पिछले 12 सालों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि विकास की रफ्तार अब तेज होगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और एनडीए को सुशासन और विकास का मॉडल बताया। तीसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए नेताओं को संबोधित करते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि पिछले 12 सालों में देश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है और आने वाले सालों में यही गति और तेज होने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचे, डिजिटल क्रांति, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अभूतपूर्व काम किया है। उन्होंने कहा कि देश आज आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। साथियों, साल 2014 में जब एनडीए की जीत हुई थी, तब मैंने कहा था कि आज देश के सामान्य मानवी में एक नई आशा का उदय हुआ है। इस आशा का, इस उम्मीद का संरक्षण हम सभी का बहुत बड़ा दायित्व था। देश के लोगों ने कांग्रेस के विश्वासघात के बाद अपना भरोसा हमें सौंपा था। मुझे आज संतोष है, गर्व है कि एनडीए परिवार के तौर पर हमने देश के विश्वास को हमेशा और मजबूत किया है। 2014 में आशा का उदय होता सूरज आज नए आत्मविश्वास के प्रकाश पुंज में बदल गया है। भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नियत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। समय प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि दशकों तक देश में परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति हावी रही, जिसकी वजह से विकास की संभावनाएं प्रभावित हुई। पीएम मोदी ने दावा किया कि एनडीए सरकार ने पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी को
शासन का आधार बनाया है। उन्होंने कहा कि आज सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंच रहा है और बीच के बिचौलियों की भूमिका लगभग समाप्त है। प्रधानमंत्री ने एनडीए सहयोगियों से जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना केवल सरकार नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। सरकार का दावा है कि पिछले सालों में रिकॉर्ड हाईवे निर्माण, रेलवे का आधुनिकीकरण, डिजिटल भुगतान व्यवस्था का विस्तार, करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन, आवास और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने जैसे कदमों ने देश की विकास यात्रा को नई दिशा दी है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है। और बड़ी ही चतुराई से इस धीमी विकास को एक नाम दिया था, हिंदू ग्रोथ रेट, यानी कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की, लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया। जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था कांग्रेस ग्रोथ रेट। इस कांग्रेस ग्रोथ रेट में ना गवर्नेंस थी, ना नीति, ना नियत और ना ही निर्णय। साथियों, पहली बार अटल जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आई, तब जाकर हमें एक झलक दिखी कि विकास में गति कैसे आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दिया कि सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में विकास की गति को और तेज करने पर फोकस कर रही है। साथ ही कांग्रेस पर हमला बोलकर उन्होंने राजनीतिक मुकाबले की दिशा भी तय करने की कोशिश की कि सरकार के विकास और सुशासन के दावों को जनता किस तरह से स्वीकार करती है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली अहम रिपोर्ट की करेंगे। लखनऊ में आयोजित 9 दिवसीय रामकथा महोत्सव का भव्य समापन हो गया है। समापन समारोह में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामायण के प्रसंगों का उल्लेख करते हुए समाज को धर्म, राष्ट्र निष्ठा और सामाजिक एकता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा कि जो लोग समाज और राष्ट्र को तोड़ने का प्रयास करते हैं, उनका अंत इतिहास में मारीच और रावण जैसा होता है। लखनऊ में आयोजित 9 दिवसीय रामकथा महोत्सव के समापन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामायण के प्रसंगों का उल्लेख करते हुए समाज को धर्म, राष्ट्र निष्ठा और सामाजिक एकता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मारीच और रावण जैसे पात्रों का अंत हुआ इसलिए क्योंकि उन्हें प्रभु श्री राम के साथ द्रोह किया। उन्होंने कहा कि जो लोग समाज और राष्ट्र को तोड़ने का प्रयास करते हैं, उनका परिणाम भी इतिहास में वैसा ही होता है। राजधानी लखनऊ में आयोजित रामकथा महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामायण के विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रभु श्री राम के आदर्श आज भी समाज को दिशा देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मारीच और रावण जैसे पात्र अपनी शक्तियों और विद्वता के बावजूद इसलिए नष्ट हुए क्योंकि उन्होंने धर्म और मर्यादा के मार्ग का विरोध किया तथा प्रभु श्री राम के साथ द्रोह किया। रामायण कालखंड के भी उदाहरण आपके सामने है। मारीच है, रावण है, उच्च कुल में और श्रेष्ठ व्यवस्था में जन्म लेते हैं, लेकिन पशुवत मारे जाते हैं क्योंकि राम के साथ द्रोह करते हैं। और हमारे पवन सुत हनुमान जी हैं या विभीषण हैं, सामान्य जीवन में उनको भले ही
जन्म के समय उसके उपरांत कितना सम्मान मिला, लेकिन राम की संगत में आने के बाद लोग पूज्य हो गए, सबके लिए पूज्य हो गए। हम प्रातःकाल जिन 7 नामों को स्मरण करते हैं उनमें विभीषण का भी नाम है। हमारे यहां हर समस्या का समाधान हम किसी को मानते हैं, आप देखते होंगे, और हम लोग बचपन से इस बात को देखते रहे हैं। कोई गांव का अनपढ़ व्यक्ति भी, निरक्षर व्यक्ति भी होगा, लेकिन उसको हनुमान चालीसा जरूर याद होगी। हनुमान चालीसा वो जरूर याद करके रखता था। ये है ताकत। और इसीलिए तो आप सौभाग्यशाली हैं कि तुलसी पीठाधीश्वर के श्रीमुख से जगतगुरु रामानंदाचार्य तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी के श्रीमुख से इस पावन कथा को श्रवण करने का आनंद आपको प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम कथा केवल सुनने का विषय नहीं है, बल्कि जीवन में उतारने का संदेश है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के आदर्श उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक पूरे देश को जोड़ने का कार्य करते हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से राम के आदर्शों को अपनाकर समाज और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। मारीच की क्या स्थिति हुई, खर और दूषण की क्या स्थिति हुई, और याद करना माता जानकी का अपहरण रावण ने किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसके लिए अपने स्तर पर पूरा यत्न किया। उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ा। नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है, इसका उदाहरण है। याद करना, लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श उदाहरण आप सबके सामने हो सकता है। हमें आश्चर्य होता है, उच्च न्यायालय केरला ने 2009 और 2011 में इस पे चिंता व्यक्त की। रिलीजियस डेमोक्रेसी को चेंज करने की एक साजिश का हिस्सा है, लेकिन तब भी हम उस पर ध्यान नहीं दिए। हमने 2020 में उत्तर प्रदेश के अंदर इसके लिए सख्त कानून बनाया, तब भी इसके लिए व्यापक जन जागरूकता किए जाने की आवश्यकता है। हमें सचेत रहना होगा। याद रखना, नकारात्मक ताकतें हर कालखंड में आएंगी, लेकिन समाज मिलकर के तैयार होना होगा। और यही स्थिति हम सबको उस लैंड जिहाद से जुड़े हुए लोगों पड़ेगा। जो भगवान राम ने आखिर खर दूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे, वे भी सब यहां लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सामाजिक एकता, राष्ट्रनिष्ठा और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि संत समाज सदैव लोक मंगल और राष्ट्र कल्याण के लिए कार्य करता रहा है। रामकथा महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के श्रीमुख से रामकथा का श्रवण किया। रामकथा महोत्सव के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामायण के पात्रों के माध्यम से धर्म, मर्यादा और राष्ट्रहित का संदेश देते हुए समाज को एकजुट रहने का आह्वान किया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली अहम रिपोर्ट का रुख करेंगे। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात अगली रिपोर्ट की करते हैं। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों और रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा दावा किया है। सीएम धामी ने कहा कि उनकी सरकार ने अब तक रिकॉर्ड 33,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। सरकार का दावा है कि राज्य में कड़े नकल विरोधी कानून और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सुशासन का नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों को लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ा दावा पेश किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार ने अब तक 33,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी देकर भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुशासन का नया कीर्तिमान स्थापित किया। सरकार का दावा है कि नकल माफिया और भ्रष्टाचार पर सख्ती के चलते भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरी हो रही है।
उत्तराखंड सरकार लगातार युवाओं के रोजगार और भर्ती प्रक्रिया को लेकर अपनी उपलब्धियां गिना रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा कि राज्य में अब तक 33,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी जा चुकी है। सरकार का ये भी दावा है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट आधारित रही है। सच में ये आपके लिए एक आज का दिन बहुत ही स्वर्णिम दिन है और ये दिन वो दिन है जिसका इंतजार आपके साथ साथ आपके परिवार को भी बेसब्री से था। और जब मैं आज इस सभागार में आप सबके चेहरों को देख रहा हूं और उसकी आभा को देख रहा हूं, मुस्कान देख रहा हूं, तो सच में मेरा विश्वास और दृढ़ हो जाता है कि हमारी सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। साथियों, सरकारी सेवा में आना मात्र आजीविका या नौकरी पाना भर नहीं होता है, बल्कि ये जन सेवा का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप लोग अपनी मातृभूमि की, अपनी कर्मभूमि की प्रत्यक्ष रूप से सेवा कर सकते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों को रोकने के लिए कड़े कानून, सख्त कानून बनाए गए हैं। साथ ही विभिन्न विभागों से रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को भी तेज किया गया है। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य के युवाओं के भविष्य और सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बनाया। हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है कि हमारा युवा भारत के वर्तमान की ही नहीं बल्कि भारत के भविष्य की भी सबसे बड़ी पूंजी है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जहां एक और हमारी नई स्टार्टअप नीति, राज्य में नए आइडियाज, स्टार्टअप कल्चर, इसको बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है, वहीं कौशल विकास को हमने अपने प्रमुख एजेंडे में शामिल किया है। साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, युवा प्रोत्साहन योजना जैसी तमाम योजनाओं के माध्यम से हम अपने युवाओं को सिर्फ हुनर ही नहीं दे रहे हैं बल्कि उन्हें आर्थिक और तकनीकी रूप से आगे बढ़ाने का काम, मजबूती देने का काम भी कर रहे हैं, ताकि हमारे युवा आने वाले समय में वो नौकरी खोजने वाले न बने बल्कि वो भविष्य में नौकरी देने वाले बने। हमारी सरकार के इन्हीं सभी प्रयासों का परिणाम है कि उत्तराखंड का युवा आज अपने सपनों को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त है, क्योंकि उसे भाजपा की डबल इंजन की सरकार पर पूरा भरोसा है कि उसकी मेहनत का सम्मान होगा, उसकी प्रतिभा को अवसर मिलेगा और उसके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। एक तरफ सरकार 33,000 नौकरियों को अपनी बड़ी उपलब्धियां बता रही है, वहीं युवा उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। अब देखना होगा कि सरकार अपने रोजगार संबंधी वादों को आगे किस तरह जमीन पर उतारती है। स्पेशल रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। और अब बात अगली रिपोर्ट की। भीषण गर्मी में जब उत्तर प्रदेश की जनता बिजली कटौती से जूझ रही थी, जब गांव से लेकर शहर तक लोग अंधेरे, उमस और बदहाल व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, जब बिजली संकट को लेकर सरकार जो है विपक्ष के निशाने पर थी, तब जनता को उम्मीद थी कि जिम्मेदार लोग समाधान तलाशेंगे। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है उसने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ बिजली के बिल पर 10% फ्यूल सरचार्ज का बोझ डाल दिया गया है, दूसरी तरफ प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अपने ही विभाग के सबसे बड़े अधिकारी को चिट्ठी लिखकर पूछ रहे हैं कि आखिर बिजली महंगी कैसे कर दी। आपको बता दें, मंत्री कह रहे हैं कि उन्हें फैसले की जानकारी टीवी चैनलों से मिली है और विभागीय अधिकारी बिना बताए मुख्यालय से गायब रहते हैं। सवाल यह है कि अगर मंत्री को सचमुच जानकारी नहीं थी तो क्या यह सरकार और विभाग के भीतर गंभीर अव्यवस्था का संकेत है? ये रिपोर्ट देखिए।
भीषण गर्मी, बिजली कटौती से बेहाल जनता, बढ़ते बिजली बिल और अब सरकार के भीतर से उठते सवाल। उत्तर प्रदेश में बिजली संकट को लेकर पिछले कुछ सप्ताह से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने सरकार और बिजली विभाग दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। गांव से लेकर शहरों तक लोग बिजली कटौती से परेशान रहे। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए और हालात इतने बिगड़े कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। तब जाकर हालात कुछ सामान्य हुए। लेकिन अब बिजली संकट से भी बड़ा सवाल उस चिट्ठी ने खड़ा कर दिया है जो ऊर्जा मंत्री के शर्मा ने यूपीपीसीएल चेयरमैन आशीष गोयल को लिखी। सवाल सीधा था, मुझे पूछे बिना बिजली के दाम कैसे बढ़ा दिए गए। मंत्री का दावा है कि उन्हें बिजली महंगी होने की जानकारी टीवी चैनलों से मिली। उन्होंने यह भी पूछा कि विभाग के महत्वपूर्ण फैसलों से उन्हें अंधेरे में क्यों रखा गया। यहीं से शुरू होती है असली बहस कि क्या सचमुच ऊर्जा मंत्री और यूपीपीसीएल अध्यक्ष के बीच गंभीर मतभेद हैं। क्या विभाग के भीतर संवादहीनता इतनी बढ़ गई है कि मंत्री को अपने ही विभाग के फैसलों की जानकारी मीडिया से मिल रही है, या फिर यह पूरा घटनाक्रम जनता के बढ़ते आक्रोश और महंगे बिजली बिलों से पैदा हुई नाराजगी के बीच राजनीतिक डैमेज कंट्रोल का हिस्सा। क्योंकि सवाल यह है कि जिस फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज यानी FPPAS की वजह से बिजली बिलों में 10% अतिरिक्त भार जुड़ा है, वह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं बताया जा रहा है। ये व्यवस्था पहले से लागू नियामकीय प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसे में यदि मंत्री को जानकारी नहीं थी तो यह प्रशासनिक विफलता है, और यदि जानकारी थी तो फिर सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जताने का उद्देश्य क्या है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि क्या जनता के गुस्से का ठीकरा अफसरशाही पर फोड़ने की कोशिश हो रही है। क्या मंत्री ये संदेश देना चाहते हैं कि बिजली महंगी करने के फैसले के पीछे वे नहीं हैं बल्कि अधिकारी हैं। क्या ये बढ़ते जनाक्रोश के बीच अपनी राजनीतिक छवि बचाने की कवायद है। आखिर जनता के मन में भी सवाल उठना स्वाभाविक है। जब बिजली कट रही थी तब जिम्मेदारी किसकी थी, जब बिल महंगे हुए तब जवाबदेह कौन है, और यदि मंत्री तथा विभागीय अध्यक्ष के बीच इतना बड़ा मतभेद था तो इसका असर व्यवस्था पर क्यों नहीं पड़ा। सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे विवाद में आम उपभोक्ता खुद को ठगा महसूस कर रहा है। उसे न तो निर्बाध बिजली मिली, न ही राहत वाला बिल, ऊपर से अब वह अफसर और विभाग के बीच चल रही कथित खींचतान भी देख रहा है। यही वजह है कि अब बहस केवल बिजली संकट या फ्यूल सरचार्ज की नहीं रह गई है। बहस इस बात की है कि आखिर सच क्या है। क्या ये मंत्री और अफसर के बीच वास्तविक टकराव है, या फिर जनता के गुस्से से बचने के लिए जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने का खेल। क्या चिट्ठी जवाबदेही तय करने के लिए लिखी गई है, या फिर यह एक राजनीतिक संदेश है कि देखिए हम तो आपके साथ हैं, गलती किसी और की है। फिलहाल जवाब सरकार और विभाग दोनों को देना है, लेकिन जनता एक ही बात जानना चाहती है। बिजली भी महंगी हुई, कटौती भी हुई, तो फिर आखिर जिम्मेदार कौन है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये टकराव असली है या फिर चिट्ठी की आड़ में चल रही सियासी फेस सेविंग है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।